Hello, good afternoon everyone. Welcome to another video lecture of economics. कल हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ बैंक की बात की थी। एक बैंक का इंट्रोडक्शन दिया था कि बैंक क्या होता है, बेसिकली बताया था बैंक के पहले और बैंक के बाद में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मनी का रेट कैसे चेंज हुआ है बैंक्स में, क्यों पैसा घर पे नहीं रखना चाहिए, बैंक में जमा करना चाहिए। इन सब इम्पोर्टेंट मुद्दों पे हमने चर्चा की थी। उसके अलावा कल हम लोगों ने कुछ प्राइमरी फंक्शंस की बात भी की थी, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि बेस बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला पैसा लेना और दूसरा लोन देना, यानी पैसा लेना और देने का काम ही बैंक का होता है। बैंक पैसा आपको देती है, यानी कि लोन देती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। बैंक आपसे पैसा लेती है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो आपको इंटरेस्ट देती है। यही बैंक के सबसे दो इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं। फाइन। हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स डिस्कस किए थे, आज हम लोग उसमें आगे डिस्कस करते हैं। ये आपके क्लास का लास्ट टॉपिक है आज, यूनिट 1 का। देखिए, इसमें मैंने बताया था आप लोग को कि ये कहते हैं, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आज हम रिमेनिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें हमने कल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात कर दी थी। हमारा कौन कौन से अकाउंट हो गए थे, करंट हो गया था और सेविंग हो गया था। उसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज योर, हम आते हैं नेक्स्ट सेविंग प्लस पे। सेविंग प्लस अकाउंट क्या होता है? देखो, सेविंग प्लस अकाउंट के लिए बहुत सिंपल सी बात बोली गई। क्या बोले? सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सेविंग प्लस है, यानी कि सेविंग को प्रमोट करने के लिए अकाउंट बनाए। अब अगर सेविंग को प्रमोट करने के लिए बनाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? सेविंग अकाउंट से। ठीक है, यानी कि इस अकाउंट में बेसिकली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अगर सेविंग में फॉर एग्जांपल जितना भी होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। अब देखो, हम इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अगर आपके सेविंग में 5,000 रुपये हैं फॉर एग्जांपल, कितने हज़ार है? 5,000 रुपीज़ हैं। और सेविंग प्लस का नियम मान लेते हैं रहता है कि अगर आपके अकाउंट में 20,000 से अबव है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो आपको मिलेगा 6.5%। और अगर आपका 20,000 से बिलो है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट 4%। कहानी समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ ये हो जाएगी कि इंसान कोशिश करेगा कि उसके अकाउंट में कितना पैसा रहे, 20,000 से ज़्यादा रहे। क्यों रहे? ताकि भाई सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा पाए। तो सेविंग प्लस में क्या हुआ, अगर आपके अकाउंट में इफ़ फॉर एग्जांपल मोहन कोई है, मोहन के अकाउंट में है 50,000 रुपये, 50,000 का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 50,000 रुपये का। तो क्या होगा? 20,000 से ऊपर कितना अमाउंट है? 30,000। तो इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे हम, दैट इज कितना बचा? 30,000, क्योंकि मैंने बोला 20,000 से ऊपर। तो इस 30,000 पे पड़ेगा 6.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा? 6.5 का। और बाकी जो रिमेनिंग 20,000 है, यानी कि ये जो रिमेनिंग है आपका, ये वाला दिस 20,000, इस पे आपको मिलेगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4%। ठीक है, इसीलिए इसको हम टेक्निकली एक वर्ड यूज करते हैं, मॉड बैल, यानी कि मॉडिफाइड बैलेंस। मॉडिफाइड बैलेंस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप ज़्यादा सेविंग रखें। अभी तक सेविंग में हम कितना भी रखते हैं हमें पता था, हमें सिर्फ 4% ही मिलना है। लेकिन अब हमें पता है हम जितना ज़्यादा रखेंगे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बनेगा। तो ये सेविंग प्लस अकाउंट होता है। किसके लिए? सेविंग को प्रमोट करने के लिए, कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में रखेंगे तो आपको सेविंग नहीं, सेविंग से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और ये शुरुआत करने वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बैंक्स में से एक था, जिसने कॉन्सेप्ट शुरू किया था अकाउंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी, टॉपिक इसकी सेविंग प्लस और क्या कहते हैं सेविंग अकाउंट्स की। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट। इसमें अंतर ऐसे ही समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। आरडी और एफडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें पर मंथ पैसा जमा करना पड़ता है, पर मंथ। इसमें लमसम, लमसम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। ठीक है, इसमें भी रेट ऑफ, इसमें जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है
अगर हम कंपेयर करें तो कम होता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। हाँ, वो एग्जाम्पल देखें सर, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम जाते हैं, थोड़ा कलर चेंज किया जाए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेता हूँ, माय नेम इज़ नितेश। मैंने अपना 2000 रुपीज़ पर मंथ की आरडी कराई है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 2000 इंटू 12, हर महीने की 1 तारीख को ये मुझे जमा करना होगा, या बैंक से ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है मैं कैसी कंडीशन चाहता हूँ। आजकल बहुत फैसिलिटीज़ है, आप अकाउंट में पैसा रखिए, हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा जितने की आपने आरडी रखी है। नहीं तो आप जमा भी कर सकते हैं, बट जनरली लोग आजकल डिडक्शन, ऑटो डिडक्शन यूज़ करते हैं, ताकि अगर भूल भी जाए तो बैंक डिडक्ट कर ले। फाइन। तो 2000 पर मंथ हुआ, तो पूरे साल का कितना हो गया? 12। तो कुल कितना हो गया? 24,000 रुपीज़ हो गया। ये किसकी बात की हमने? इन केस ऑफ आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें पर मंथ पे करते, तो 12 महीने का हो गया 24,000, एक साल का कितने का हो गया? 1 ईयर। अब एफडी पे अगर हम एफडी की बात करें, तो चलो एफडी की बात करते हैं। अब यही चीज़ हो गई फिक्स डिपॉजिट के केस में। नहीं हूँ, मैंने हर महीने 2-2 हज़ार नहीं पे किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि 24,000 रुपये, 24,000 रुपीज़ लमसम इकट्ठा दे दिए। ठीक है ना, फॉर एक साल। अब कहानी वही है, आरडी में हम हर महीने जमा कर रहे थे, तो 12 महीने का हुआ 24,000 एक साल का। एफडी में भी हम पैसे का अमाउंट उतना ही था, 24,000 था, लेकिन हमने क्या किया? हमने एफडी में पूरा इकट्ठा लमसम, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा जमा कर दिया एक साल का 24,000, अमाउंट सेम है। तो जो आरडी पे बनेगा, वो आरडी के पर मंथ बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। जो आरडी पर मंथ है, यानी कि पर मंथ कितना है? 2000, तो पर मंथ 2-2 हज़ार जो होता जाएगा, उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। लेकिन क्योंकि इसमें लमसम है, तो उसमें जो लमसम के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि पूरे 24,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर महीने जब 2,000 करके ऐड होता जाएगा, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, फिर इस पे 4,000 पे बनेगा, फिर 2,000 और जुड़ेगा तो 6,000 पे बनेगा। तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पर मंथ बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, जबकि इसमें इकट्ठा है, इकट्ठे 24,000 पे पूरा बन जाएगा। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया हमने 7%, तो उसमें पर मंथ बेसिस पे 7% है, इसमें पूरे इकट्ठे पे 7% है। तो इसीलिए जब हम ओवरऑल पे वैल्यू लगाएंगे, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। दूसरा, और भी कई सारे डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। राइट? तो ये एक अंतर होता है, बेसिक अंतर। और भी देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, बट ये बेसिक आपको पता होना चाहिए आरडीएफडी के बीच में। तो ये सारे पांचों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे जो हमने पढ़े और जिस पर हमने चर्चा की। करंट अकाउंट, अकाउंट, सेविंग्स प्लस अकाउंट, आरडी अकाउंट एंड एफडी अकाउंट। ठीक। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं, और कुछ मैंने आप लोग के लिए अलग से और भी रखा है, इसमें भी हम देख लेते हैं, तो इससे तुम लोग को जल्दी समझ में आएगा कि और क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, ये देखो, तो जैसे कि मैंने चर्चा की थी और तुम लोग को बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो एज पर रूल हम चलेंगे। प्राइमरी फंक्शंस मैंने बता ही दिया है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एफडी हो गया, आरडी हो गया, सेविंग्स हो गया, सेविंग प्लस भी हो गया, करंट डिपॉजिट भी हो गया। एक होता है होम सेफ सेविंग अकाउंट। अब ये व्हाट इज होम सेफ सेविंग अकाउंट? देखो, इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल सेफ गिवन बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर एट हिज प्लेस। जहाँ पे डिपॉजिटर मतलब से पोर्टेबल सेफ के रूप में दिया जाता है, चीज़ के रूप में दिया जाता है, एक कह सकते हैं बॉक्स या कुछ भी के फॉर्म में, और उसकी चाबी बैंक के पास होती है। की ऑफ द सेफ इज केप्ट विद द बैंक, बैंक के पास होती है। The depositor can give his small savings according to his convenience, and after that the amount can be handed over to the bank for getting it entered into the interest. समझ लो एक बॉक्स टाइप का देना है, गुल्लक टाइप का, बट गुल्लक आपकी खुद की होती है, ये बैंक का है। बैंक में आप जमा करेंगे, आपको बैंक दे दिया, उसमें एक स्पेस होगी, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं, और उसकी चाबी आपके पास नहीं होगी, चाबी बैंक के पास होगी।
और जब वो हो जाएगा इस समय के लिए, आप बैंक को वापस कर दोगे, उसमें जितना पैसा होगा बैंक उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अमाउंट वापस करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं पोर्टेबल सेफ्स गिवन बाय द बैंक। ठीक, नेक्स्ट है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। तो ये बेसिकली बात थी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कि जब आपसे पैसा आप लेता है बैंक, किससे पैसा लेता है? पब्लिक से। यानी कि पब्लिक से जब बैंक पैसा लेता है तो ये तो हो गया आपका क्या, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। अब आते हैं ग्रांटिंग ऑफ लोन। दूसरा, यानी कि जब बैंक उल्टा केस पैसा देता है, किसको? पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को। अभी तक लिया तो इंटरेस्ट आपको मिला, अब आप पैसा लेंगे बैंक से तो लोन या एडवांस देगा बैंक, तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देखो क्या लिखा है, द बैंक एडवांसेस लोन टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। यानी कि आम जनता जिसका बैंक में अकाउंट होता है, जिसको पैसों की जरूरत होती है, बैंक उसको उसके अनुसार लोन देता है। कैसे? वो रेट चार्ज करता है, जितना जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उस पर बैंक आपका पेमेंट करता है। ठीक है, और आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है। तो लिखो, लिखा द रेट ऑफ चार्ज इज हायर देन द व्हेन इट पेज ऑन डिपॉजिट। आपको जितना आपके अकाउंट आरडी, एफडी, सेविंग प्लस करंट अकाउंट में जितना भी पैसा रिटर्न के रूप में मिलता है, उससे ज्यादा पैसा बैंक चार्ज करता है जब वो आपको लोन देता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं, और कॉमर्स में बहुत इजी बात में बोला जाता है, कभी भी ईएमआई के चक्कर में मत पड़ो। ईएमआई लोगे, जितना आपने पैसा लिया उसके हाफ के अमाउंट आपकी ईएमआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट किश्तों में कट जाएगा। इसलिए जब से जीरो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है, कोशिश करिए ऐसे ऑप्शन रखें किसमें आपका जीरो ईएमआई हो, ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना हो। ठीक है, खैर ये तो हो गई जनरल नॉलेज की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि कैसे ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस। देखो ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांस में बोला है, पहला ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये करेंट अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है। इसमें अलग से अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सारी एंट्रीज करेंट अकाउंट में की जाती हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है बेसिकली कुछ समय के लिए, कह सकते हैं 3 महीने के लिए। और जितना भी हम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, यानी कि बैंक से निकालते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसे नहीं दी जाती है, उसके अगेंस्ट में कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखा जाता है। यानी कि जितने का आप निकाल रहे हो उतना सामान आप गिरवी के रूप में रखेंगे। अगर आपको 2 या 5 लाख रुपए चाहिए और आपके बैंक में है 1 लाख रुपए, तो आप एक्स्ट्रा बैंक ऐसा ऐसे नहीं दे देगी आपको कि आप बहुत सुंदर है दिखने में, आप बहुत अच्छे हैं। बैंक कहेगी भाई इतने तक का कुछ सामान गिरवी रखो, ताकि अगर कल को तुम नहीं दे पाए तो हम इसको बेच देंगे। ठीक है, तो ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अकाउंट से जरूरत से ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं, बेसिकली फॉर करेंट अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। ये एक फैसिलिटी दी जाती है एक स्पेसिफाइड लिमिट के लिए। इट कैन गिव, ये भी करंट अकाउंट होल्डर्स अगर जिनका बैंक में अकाउंट नहीं उनको भी दी जाती है। इसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जितना भी आप एक्सेस निकालते हैं। द कैश क्रेडिट वो भी सिक्योरिटी के रूप में दी जाती है, गारंटी के रूप में। और बेसिकली जैसे ओवरड्राफ्ट में होता है उससे थोड़ा और बड़े समय के लिए ये कैश क्रेडिट किया जाता है। एक तरीका है लोन देने का कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लोन्स। लोन्स में अगर आप देखेंगे तो लोन्स में बहुत ही सिंपल सी बात बोली जा रही है, क्या कि इट इज़ नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, बेसिकली 1 साल से 5 साल के बीच में। आजकल बैंक अलग अलग पर्पज़ के लिए लोन दे रही है। अगर 1 साल तक के लिए दे रही है तो शॉर्ट टर्म, 1 से 5 साल तक के लिए दे रही है तो मिड, और उसके बाद तो लॉन्ग टर्म। और जब भी आप लोन देते हैं तो वो इकट्ठा या फिर इंस्टॉलमेंट, जो आप पे डिपेंड करे आप दे सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, और जो मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें क्या कहता है, लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी स्लाइटली लोअर देन व्हाट इज चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ये जो इससे पहले की हमने बात की है ना, किसमें, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट की, इससे बेसिकली लोन का अमाउंट इसमें कम होता है। और लोन भी कैसे रखा जाएगा, जो भी आपकी एसेट्स होंगे, टैंजिबल एसेट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसके बेसिस पे आप लोन उसको सिक्योरिटी के रूप में रख लोन दे सकते हैं। गोल्ड लोन सुना होगा ना तुमने कि भाई आप अपना सोना गिरवी रखो और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग लोन ले लो, तो ये सब एक तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। The bank can advance money by discounting or by purchasing bills of exchange for both and domestic and foreign bills. बेसिकली बैंक्स में अगर कुछ पैसों के रिलेटेड एक बिल्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप डिस्काउंट करा सकते हैं। एक आदमी जिसके नाम पर वो बिल बना होता है, आप उसको बैंक में, जैसे 10,000 का बिल बना, तो आप 10,000 का बिल ले जाके बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक है,
तो बैंक मेच्योरिटी अगर बोला है कि 3 महीने बाद मेच्योर होगा, 3 महीने बाद जाइए 10,000 इन कैश करवा लीजिए। लेकिन अगर आप 3 महीने से पहले चले आते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, क्योंकि आप 3 महीने से पहले चले गए, मेच्योरिटी से पहले चले गए, बैंक को काट के आपको वापस कर देगा। बेसिकली 2% काटता है और वापस कर देगा आपको, बाकी अमाउंट दे देगा। तो ये वो तरीके होते हैं जिससे बैंक आपको पैसा लेंड करता है, एडवांस करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी फंक्शंस थे, पैसा लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पैसा देना, एडवांसिंग ऑफ लोन, जिसमें हमने ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसी में, बैंक के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन तो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं। आइए उस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस बेसिकली बैंक ड्राफ्ट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ताकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आप पैसा अपना इजीली ट्रांसफर कर सकें। लिखा भी है ना, इट बेसिकली डन बाय बैंक्स फॉर ट्रांसफरिंग मनी, एक से दूसरी जगह कर देना, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब बेसिकली तरीके होते हैं जिससे आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉकर फैसिलिटी, भाई घर में चीज़ें सेफ नहीं है तो बैंक में लॉकर मिलते हैं, जैसे घर के लॉकर होते हैं वैसे ही होते हैं, तो उसमें आपने बेशकीमती चीज़ें, पेपर, डॉक्यूमेंट, ज्वेलरी, कुछ भी रख सकते हैं ताकि वो सेफ रहेगा। उसकी 2 चाबियां होती है, एक अपने पास और एक बैंक के पास रखी जाती है, और इसमें बैंक अलग से पैसे चार्ज करता है इस फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। बैंक्स आपके बिहाफ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेज शेयर करता है, उसकी अंडरराइटिंग करता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी से डील करता है, ठीक है ना, जो कि आरबीआई की तरफ उसको अथॉरिटी मिली होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक कई सारे कंपनीज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आप काम कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स पे तो वो देखता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहता है या करता है आपके बिहाफ में, अगर आप चाहते हैं तो। अदर यूटिलिटी फंक्शंस, आपके लिए बैंक सारे रिमाइंडर रखता है, कहाँ अच्छे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, कहाँ लॉस हो रहा है, आपका ये सारे काम बैंक करता है। कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना है उसमें भी बैंक हेल्प करता है, ठीक है। एंड लास्ट है सोशल फंक्शंस। अदर यूटिलिटी फंक्शंस में जैसे मैंने बताया कि बैंक आपके लिए सब काम करता है, सोशल फंक्शंस में आता है आपके लिए इनोवेशन से रिलेटेड कुछ काम करना है, रूरल सेक्टर का बैंक डेवलपमेंट करता है, मार्केट डिमांड करता है कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज में हेल्प करता है इम्प्लीमेंटेशन में, और लोगों की सेविंग्स को अच्छे अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का काम बैंक करता है। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? बैंक के होते हैं। कमर्शियल बैंक ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपना फ़ायदा भी उससे कर सके। तो अब देखो, ये जो हमने डायग्राम बताया था, ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने बैंक के फंक्शंस की बात कही कि पैसा लेता है हमसे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, प्राइमरी फंक्शन में बता रहा हूँ, और जब पैसा देता है तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। ये सारे अकाउंट्स हम लोगों ने इंडिविजुअली डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब एजेंट की एजेंसी फंक्शन में मैंने बताया, जब बैंक एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि हम हमारे बिहाफ में एज एन एजेंट हमारे द्वारा अपॉइंटेड काम करता है, कई सारे काम करता है, और उसका बैंक क्या करता है, उसके लिए बैंक अलग से चार्जेस करता है। मुफ्त में कोई काम नहीं होता है। आपका बिजली का बिल देना, आपका ब्रॉडबैंड का बिल देना, आपके बिहाफ में इंश्योरेंस पे करना, ये सब बैंक कर देगा आपके लिए। क्यों करेगा भाई आपके लिए? क्योंकि वो एज एन एजेंट काम कर रहा है, उसके लिए वो सर्विस चार्ज करेगा, ठीक है। एंड लास्ट है यूटिलिटी फंक्शन। मैंने बताया यूटिलिटी फंक्शन में कुछ अदर अच्छे काम भी करता है। तो ये जितने भी अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ये बैंक आपके लिए करता है, ताकि क्यों, ताकि आपके और बैंक दोनों को इससे फायदा हो। यानी सिर्फ बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं, कुछ अदर एक्टिविटीज भी करता है जो फ्रूटफुल होते हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो लेक्चर सब देख रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, सब देख ही नहीं रहे, उसको समझ भी रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है यूनिट 1 स्टार्ट होके ख़त्म भी होता है, और यूनिट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और सब लोगों से ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीक्वेंस में पढ़िए, बिकॉज सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे पीछे कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ एक सीक्वेंस में चलती जा रही है। बस इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड को एंजॉय करिए और पॉजिटिव सोच बना के रखिए सब, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, रटिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखें एंड सेफ रहें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव मैसेजेस भेजें, और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई
थोड़ी थोड़ी करते रहे, ताकि कल को जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आए तो ये नहीं कि अरे हम तो पढ़े ही नहीं, घर पे थे, ये सब ना हो। अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो लास्ट मोमेंट पे कोई इशू नहीं होगा। बाकी अपने जो होमवर्क से हैं जो है वो अपलोड करते रहिए आरपी पे, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक सब अपना ध्यान रखिए। स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।